हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम करने वाले हैं सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बेस्ड ऑन द टॉपिक प्रेपोजिशंस। यानी वी आर डन विद द थ्योरी पार्ट ऑफ द प्रेपोजिशंस और अब टाइम है फॉर प्रैक्टिसिंग सर्टेन क्वेश्चंस। तो हम करने वाले हैं स्टार्ट विथ प्रैक्टिसिंग MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक प्रेपोजिशंस। अब जो बेसिक प्रेपोजिशंस थे उन सबका थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ चुके हैं, बट कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन से ही प्रेपोजिशंस अगर समझा जाए तो ज्यादा बेटर होगा। क्लियर? तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे इन बिटवीन जिनके बारे में हमने थ्योरेटिकल इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, तो हम उनको विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि भैया फर्स्ट MCQ क्या है। Choose the correct option. Very much clear भाई। MCQ में we will be given 4 multiple choice and we have to choose one of them जो कि best fit है for the question. First question says Rahul is afraid blank lizards. यानी राहुल जो कि नाउन है वो डरता है। किससे डरता है? वो डरता है lizard से। क्लियर? तो ये समझ आ गया कि लिजर्ड से हमें कुछ बताना है। अब हमें ऑप्शन दिया है फॉर लिजर्ड्स। फॉर मतलब फॉर लिजर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा? लिजर्ड्स के लिए। तो ये तो भैया गलत हो गया। क्लियर? फिर है ऑफ लिजर्ड्स। ऑफ लिजर्ड्स यानी कि लिजर्ड्स से, क्योंकि ऑफ से हम क्या करते हैं, हम किसी चीज की रिलेटिव बताते हैं हम। ठीक है कि हम किससे बात कर रहे हैं, किसी की पोजेशन की बात कर लीजिए कि किससे रिलेटेबल है वो। क्लियर? तो ऑफ यानी हम इससे बोल रहे हैं कि इससे, तो लिजर्ड से। हाँ भाई ये क्लियर लग रहा है। टू लिजर्ड्स नहीं भाई, टू मीन्स व्हाट? जो फाइनल पॉइंट है, एंड पॉइंट, तो यहाँ पे तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाता है? रॉन्ग। और इन लिजर्ड्स यानी समथिंग रिलेटेड विथ इनसाइड, और इनसाइड लिजर्ड्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑफ। यानी राहुल इज अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स। राहुल जो है वो लिजर्ड्स से डरता है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। He came blank सनसेट। अब सनसेट क्या है? इट इज अ टाइम ऑफ अ डे, राइट? और हमने देखा था जब हम किसी भी बोल सकते हो पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी दिन के किसी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यूज किसका करते थे? प्रेपोजिशन एट का, राइट? चलिए ऑप्शन से भी देख लेते हैं। तो ही केम एट सनसेट, यस, वेरी वेल करेक्ट। एट सनसेट सही बात है। ही केम ऑफ सनसेट। भाई ऑफ सनसेट यानी क्या कि ऑफ जो है वो किसी से रिलेट कर रहा होता है कि इसके लिए, राइट? तो सनसेट के लिए आया, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो यहाँ ऑफ क्या हो गया? रॉन्ग। ऑन सनसेट, नाउ ऑन रेफर्स टू व्हाट? ऑन रेफर्स टू द सर्फेस ऑफ टाइम, राइट? मतलब सर्फेस की बात होती है ज्यादातर ऑन, और ऑन सनसेट जो है यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा, तो हम क्या बोलेंगे? ये गलत है। क्योंकि जब हम स्पेसिफिक किसी डेट की बात कर रहे हो या हम किसी डे की बात कर रहे हो ऑफ द वीक, ऑन मंडे, ऑन संडे या फिर ऑन 23rd, तो ऑन का यूज करते, राइट? बट यहाँ पर हम बात करें किसकी? पार्ट ऑफ द डे की, तो ऑन तो बिल्कुल भी सही फिट नहीं है। फिर इन सनसेट, इन सनसेट यानी सनसेट में आया, विच इज व्हाट? रॉन्ग। क्लियर? और वैसे भी हम ये रूल बहुत डायरेक्ट पढ़ चुके हैं कि जब भी आप बात करो किसकी, किसी भी दिन के पार्ट की, लाइक लंच टाइम, डिनर टाइम, या फिर आप बात करो सनराइज, सनसेट, तो आप क्या यूज करोगे? एट का। क्लियर? तो यानी कि यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ही केम एट सनसेट। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई मेट हिम ब्लैंक जनवरी। यानी हमें दे दिया है कि मैं कब मिली उससे? जनवरी में, यही बोलोगे, राइट? यानी कि हमको गिवन है किसका? एक मंथ नेम। और जब हमें मंथ नेम गिवन होता है तो हमने क्या पढ़ा था कि हम प्लेस करते हैं किसको? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इन को, राइट? यानी रूल से तो हमें याद है कि अगर मंथ का नाम आ गया है तो हम इन रखने वाले हैं। ऑप्शन से भी देख लो। आई मेट हिम फॉर जनवरी। फॉर जनवरी यानी फॉर मतलब किसी के लिए, राइट? तो फॉर जनवरी, जनवरी के लिए मिले, विच इज व्हाट? रॉन्ग। तो यहाँ पे फॉर गलत हो गया। ऑफ जनवरी, ऑफ यानी कि जनवरी का, राइट? यानी कि हम जो है यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं जनवरी से, बट ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ बात तो हो रही है कि मैं मिली उससे, राइट? तो यहाँ पे ऑफ तो गलत हो गया। फिर टू जनवरी, टू मीन्स अगर मैं किसी से बिगिनिंग के बाद किसी एंड पॉइंट की बात करती कि मैं इससे इस वक्त से इस वक्त तक मिली, तब हम बोलते हैं हाँ भाई टू बोल दो, एंड पॉइंट है, बट टू इज व्हाट? रॉन्ग। फिर हमें क्या मिल गया? इन। तो अकॉर्डिंग टू द रूल भी सही है, और इन जनवरी का मतलब भी क्या हुआ? जनवरी में, क्योंकि इनका मतलब क्या होता है? मे, राइट? तो मैं उससे जनवरी में मिली, तो इन इज व्हाट? द करेक्ट फिट। तो यहां आ जाएगा इन एज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। शी वॉज गोइंग
ब्लैंक द एयरपोर्ट, यानी वो कहाँ जा रही थी, एयरपोर्ट जा रही थी। अब इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, राइट। हमें एयरपोर्ट के अंदर जाने का बता रहे हैं कि हमें एयरपोर्ट के तरफ जाने की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है, राइट। तो हम यहाँ पर ऑप्शन से ही देख पाएंगे कि व्हाट डू वी एक्चुअली वांट टू से हियर, राइट। यहाँ पे इंडिकेट क्या करना है, एयरपोर्ट के अंदर जा रही है, एयरपोर्ट के बाहर आ रही थी, राइट। तो पहला ऑप्शन है फॉर द एयरपोर्ट, यानी शी वॉज गोइंग फॉर द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। नेक्स्ट ऑप्शन है टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, यानी वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, इन डायरेक्शन ऑफ द एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज बाय द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट के द्वारा जा रही थी। एंड फाइनली ऑफ द एयरपोर्ट, यानी वो एयरपोर्ट से बाहर, ऑफ मतलब क्या, ऊपर से गिरना या फिर बाहर गिरना, राइट। तो यहाँ पे सही क्या मिल रहा, हमने सबके मीनिंग देखे तो सिर्फ टूवर्ड्स है जो यहाँ पे मीनिंग सही है कि शी वॉज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एयरपोर्ट टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, राइट। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज की तरफ जाता है कोई, तो ये क्या हो गया, टूवर्ड्स का मतलब डायरेक्शन पता चल रहा है कि भाई वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, क्लियर। अब टूवर्ड्स जो है उससे क्या फाइनली पता चल रहा है कि वो एयरपोर्ट ही जाएगी, नहीं, वी डोंट नो, मे बी वहां पे कोई घर कोई रहता हो एयरपोर्ट के पास, हो सकता है एयरपोर्ट के पास कोई शॉप हो, कोई मॉल हो जहाँ पे वो जा रही हो, क्लियर। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, शी वॉज गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। द एरोप्लेन टुक ब्लैंक फ्रॉम द एयरपोर्ट, लिखा है एरोप्लेन जो है डैश फ्रॉम द एयरपोर्ट। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम सीधे ऑप्शंस देख लें, क्या दिया है, टुक फॉर फ्रॉम द एयरपोर्ट, टुक ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट, टुक ऑफ। अब ये ऑफ ऑफ दोनों है, ठीक है, एक एफ एक डबल एफ, ऑफ द एयरपोर्ट एंड टुक इन फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो व्हाट इज करेक्ट, हम क्या बोलते हैं एयरपोर्ट पे कि एयरप्लेन जो है टेक ऑफ होगा, राइट, यानी कि वो अब जो पोजीशन थी उससे दूर जाएगा, हम क्या बोलते हैं, टेक ऑफ। यानी कि जो वर्ड यहाँ पे टुक भी है, एरोप्लेन के टर्म्स में हम बोलते हैं टेक ऑफ या टुक ऑफ, राइट, यानी जा चुका है तो टुक ऑफ, क्लियर। तो ये क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं बहुत से यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस, क्लियर। तो जब आपको किसकी बात हो रही है, एयरप्लेन की, कि एयरप्लेन जो है वो क्या करेगा, टेक ऑफ करेगा, निकलेगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ, टुक ओ डबल एफ ऑफ, क्लियर, कि द एरोप्लेन टुक ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट। डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। सीमा इज टेकिंग बॉल ब्लैंक द बॉक्स, यानी बात हो रही है बॉल और बॉक्स की, क्लियर। अब हम देखते हैं किसकी बात हो रही है, यहां हमें टेकिंग बॉल और द बॉक्स पे फोकस करना है, राइट। फॉर द बॉक्स, यानी वो बॉल जो है वो बॉक्स के लिए ले रही है। नेक्स्ट, टेकिंग बॉल आउट द बॉक्स, यानी कि बॉक्स आउट द बॉक्स हो रहा है, यानी कि कुछ तो मिसिंग है, क्लियर। फिर हमें दिया है आउट ऑफ द बॉक्स, यानी आउट के आगे ऑफ लग गया, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स, यानी बॉक्स से बाहर, राइट, वो बॉल को बॉक्स से बाहर निकाल रही है। नेक्स्ट, ऑन टू द बॉल, सीमा इज टेकिंग बॉल ऑन टू द बॉक्स, यानी कि वो बॉल जो है वो बॉक्स के ऊपर रख रही है या मूवमेंट करके ऊपर फेंक रही है, ऐसा कह लो। तो जब हम इन सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो व्हाट इज द मोस्ट करेक्ट फिट फॉर द ब्लैंक, इट इज आउट ऑफ द बॉक्स, यानी सीमा बॉल को बॉक्स से बाहर निकाल रही है, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सीमा इज टेकिंग बॉल आउट ऑफ द बॉक्स। अब इस क्वेश्चन में सीखने के लिए क्या है कि आपको जो सेकेंड ऑप्शन दिया था वो था आउट, राइट। अब हम जो है दिमाग ही नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, जब हमको कुछ वर्ड्स पता होते हैं ना ऑलरेडी कि हाँ तो आउट ऑफ आएगा, तो हमको आउट के साथ ऑफ दिखने लगता है, ऐसा बहुत बार होता है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, यहाँ तो भैया सेवियर मिल गया आपको, आउट ऑफ हो सकता था यहाँ ऑप्शन होता नन ऑफ दीज, फिर क्या करते, तो आप आउट ही लगा के आ जाते, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर आउट द बॉक्स नहीं है, क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन। ही जम्प्ड ब्लैंक द पूल, वो जो है कूद गया, पूल की बात हो रही है, और अब वो कूद गया पूल के अंदर, या फिर हम कुछ और बोलना चाह रहे हैं वो अब देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है, ही जम्प्ड ऑन द पूल, यानी वो पूल जो था उसके सरफेस पे जंप किया। वैसा हो सकता है क्या, पूल के ऊपर सरफेस पे जंप करेगा, वो ऐसे बैठा रहेगा, नहीं, ऑब्वियसली वो पानी है पूल, राइट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऑन तो सरफेस की बात करता है और यहाँ हम सरफेस की बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ही जम्प्ड फ्रॉम द पूल, यानी वो पूल में से बाहर कूदा, ओके। ही जम्प्ड इनटू द पूल, वो पूल के अंदर कूदा।
एंड ही जम्प्ड ऑफ द पूल। अब ऑफ द पूल तो भैया हो ही नहीं सकता यहाँ, राइट। यानी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, व्हाट इज द मोस्ट करेक्ट फिट, इनटू द पूल, यानी वो जो है स्विमिंग पूल के अंदर कूदा, यहाँ जंप किया उसने। क्लियर, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन पता चल रहा है कि मूवमेंट कहाँ हुई, मूवमेंट हुआ इनटू द पूल। क्लियर, यानी हम इनटू को यूज कब कर रहे थे, जब हम वॉल्यूम की तरह कंसिडर करते हैं, जहां पे भी हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोल लो। तो यहां पर ये पूल क्या है, ये ऑब्वियसली वॉल्यूम है। कैसे पता है, यहाँ पानी भी है, राइट। स्विमिंग पूल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां हम बात करेंगे किसकी, इनटू द पूल की। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। दे आर वॉकिंग ब्लैंक द हिल। हिल की बात हो रही है, माउंटेन समझ लीजिए, ठीक है, पहाड़ की बात हो रही है कि दे आर वॉकिंग ब्लैंक द हिल। पहला ऑप्शन दिया है फॉर द हिल, कि ये जो है हिल के लिए वॉक कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। फिर दे आर वॉकिंग अप द हिल, ओके ठीक है, इनका बोलने का मतलब है कि ट्रैवल मूवमेंट हो रही है ऊपर के डायरेक्शन में, ओके हम कंसिडर कर सकते हैं। दे आर वॉकिंग इन द हिल, पहाड़ के अंदर, हिल के अंदर वॉक कर रहे हैं, विच इज वॉट, विच इज वेरी वेग, रॉन्ग है भाई। फिर ऑन टू द हिल, ऑन टू द हिल का मतलब क्या हुआ कि ये जो हिल है इसके सरफेस पे, अब ऐसा कुछ हो सकता है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग। यानी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, अप, यानी दे आर वॉकिंग अप द हिल, उनका ट्रैवल और मूवमेंट जो हिल है उसके ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर, और अगर यहाँ पे डाउन भी दिया होता तो भी हमारा ऑप्शन हो जाता कि दे आर वॉकिंग डाउन द हिल, या फिर दे आर कमिंग डाउन द हिल। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। इट हैज बीन रेनिंग ब्लैंक मॉर्निंग, यानी यहाँ पे बात हो रही है बारिश की, सुबह से हो रही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फॉर मॉर्निंग। अब यहाँ पर हम फॉर को कंसिडर कैसे करेंगे, एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, राइट, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग की बात हो गई है। क्लियर, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे भाई, फॉर तो यूज होता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम, और मॉर्निंग जो है वो पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं है, राइट, तो इसीलिए फॉर इज व्हाट, अ रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट इज since, okay, since is also a preposition of time. Since is used for the exact point of time. क्या मॉर्निंग एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, बिल्कुल है, बिकॉज वी आर वेरी श्योर कि मैं आज की मॉर्निंग की बात कर रही हूँ, कि आज की सुबह, तो एग्जैक्टली पता चल गया, ओके ठीक है। तो सिंस क्या है, कंसिडरेबल है, हम कंसिंस को यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन मॉर्निंग, नाउ इट हैज बीन रेनिंग ऑन मॉर्निंग, वो सुबह पे बारिश हो रही है, विच इज व्हाट, विच इज अगेन इनकरेक्ट। फिर है बाय मॉर्निंग, कि बारिश जो है वो सुबह के द्वारा हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सिंस, यानी इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर, सुबह से बारिश लगातार हो रही है। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। ही वॉज लीनिंग ब्लैंक द चेयर। लीनिंग का मतलब क्या होता है, जब हम टिक के बैठते हैं, बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये बोर्ड से लीन करना है, यार ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, नहीं तो पता चला मैं गिरी गई, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई वॉल है, ठीक है, और हमें लीन करना, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लेट जाते हैं, राइट, जब बहुत ज्यादा आलसी होते हैं ना तो हम ऐसे लीन करते हैं, तो लीनिंग का मतलब वो है। तो ही वॉज लीनिंग ब्लैंक द चेयर, वो जो है इस कुर्सी से लीन करके बढ़े, वो खड़ा था बैठा था वो हमको नहीं पता। ऑप्शन देखते हैं, क्या दिया है, फॉर, यानी ही वॉज लीनिंग फॉर द चेयर, वो कुर्सी के लिए लीन कर रहा था, ऐसा होगा क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन। ही वॉज लीनिंग बाय द चेयर, यानी कि चेयर के साइड में लीन कर रहा था, राइट। अगर हम बाय को कंसिडर करें एज व्हाट, अ प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन, राइट, अगर हम प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन की तरह इसको करें, एज इंडिकेट करने की कोशिश करें, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई चेयर के साथ, साइड में, राइट। फिर है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या था, हमने अगेंस्ट को देखा था डायरेक्शन में भी, राइट, क्या कि जब हम बोल रहे हैं कि हम किसी की, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ये वॉल है और मैं अगेंस्ट हूँ, राइट, बिकॉज मेरा फेस जो है उसको, आई एम नॉट फेसिंग द वॉल, राइट, आई एम जस्ट अगेंस्ट द वॉल। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द चेयर, यानी ये चेयर थी और उसके बिल्कुल ऐसे उल्टा करके वो लीन करा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट, हम बोल सकते हैं हाँ भाई ये करेक्ट है। फिर है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या, कि क्रॉस ही करके चले गए, अब क्या भैया चेयर को क्रॉस करके लीन करेंगे, नहीं, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। यानी अगर हम सारे ऑप्शंस देखें तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, अगेंस्ट, यानी उसका जो पोजीशन का डायरेक्शन है बोल लीजिए, या पोजीशन ही बोल लीजिए, वो क्या है, वो है इस
चेयर के अगेंस्ट, यानी ही इज नॉट फेसिंग द चेयर, ही इज अगेंस्ट द चेयर। क्लियर? तो लीन तो वैसे भी हम क्या करते हैं, अगेंस्ट ही करते हैं। तो जब भी कभी लीनिंग दिख जाए ना, तो आप ज्यादातर ऑप्शन में अगेंस्ट ढूंढने की कोशिश करो और वहां पे रख के देखो, हो सकता है सेंटेंस में और कुछ मीनिंग हो, बट यहाँ पे अगेंस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो ये क्या हो गया, ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द चेयर। डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। मनीषा टोल्ड हर ब्लैंक हर फेस। मनीषा ने उसको हर फेस, अब कुछ बोला है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, मनीषा टोल्ड हर फॉर हर फेस, यानी मनीषा ने उसको उसके चेहरे के लिए बताया। क्लियर? नेक्स्ट, मनीषा टोल्ड हर ऑन हर फेस, यानी मनीषा ने उसके फेस पे ही बोल दिया। नेक्स्ट, मनीषा टोल्ड हर इन हर फेस। इन हर फेस कैसे बताएंगे भाई, चेहरे में घुस के कोई कैसे कोई बता सकता है, तो ये क्या हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया। एट हर फेस नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट स्पेसिफिक पॉइंट है, तो हम नहीं बोलते। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ऑलरेडी जब इन ऑन एट पढ़ रहे थे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में, हमने देखा था एक ऑप्शन, एक एग्जाम्पल लाइक आई लाइक स्माइल ऑन हर फेस, इफ आई रिमेंबर, या दिस वाज द एग्जाम्पल कि आई लाइक स्माइल ऑन हर फेस, कि मुझे उसके चेहरे पे स्माइल पसंद है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि ये फेस पे बोला है, तो हम किसको यूज करेंगे, ऑन को। क्यों? क्योंकि फेस एक सरफेस की तरह एक्ट कर रहा है और वो स्माइल उस सरफेस पे है। क्लियर? तो यहाँ पे भी मनीषा टोल्ड हर ऑन हर फेस, तो हम यहाँ इससे क्या समझ रहे हैं कि मनीषा ने उसके मुंह पे बोल दिया, ऐसा, ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। तो यहाँ हम यूज करेंगे ऑन का। तो जनरली भी अगर हमको स्टेटमेंट्स बोलना है कि आई टोल्ड हर ऑन अ फेस एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, आई कैन टेल यू ऑन योर फेस, ठीक है, ऐसे यूज करोगे, एट योर फेस मत बोल देना। डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। ओपन योर बुक ब्लैंक पेज 3। अपना बुक खोलिए और यहाँ लिखा है पेज 3। अब पेज 3 से क्या रिलेटेड है वो तो ऑप्शन देख के पता चलेगा। पहला ऑप्शन दिया है फॉर पेज 3, यानी बुक जो है वो पेज 3 के लिए खोलो। नेक्स्ट, ओपन योर बुक ऑन पेज 3, यानी पेज 3 कोई रखा हुआ है उसके ऊपर बुक खोलो। यानी क्या बात हुई, ऑन पेज 3, यानी पेज 3 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक सरफेस की तरह। अगर ऑन लग गया यहाँ तो ये हो जाएगा क्या, सरफेस, राइट। नेक्स्ट, इन पेज 3, पेज 3 के अंदर बुक खोलो, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो भैया डायरेक्टली कैंसिल आउट। फिर एट पेज 3, यानी एग्जैक्ट पेज 3 पे बुक खोलो, तो यस दिस इज मीनिंग व्हाट, अ सरफेस ऑफ पेज 3 विच इज नॉट पॉसिबल। फॉर पेज 3, यानी पेज 3 के लिए खोलो। अब वो भाई कोई लिविंग थिंग तो है नहीं कि बुक बोल रही है मेरे लिए बुक खोलो, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। यानी करेक्ट आंसर क्या है, एट पेज 3, यानी बुक को एग्जैक्ट एक पेज नंबर दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी एग्जैक्ट एड्रेस की बात करते हैं, लाइक 32 मेन स्ट्रीट, 5 ABC स्ट्रीट, राइट, तो यहाँ पे हम जैसे ही एग्जैक्ट देख लेते हैं, एक स्पेसिफिक एड्रेस की बात कर रहे थे, एक स्पेसिफिक नंबर की बात कर रहे थे, तो हम किसको यूज कर रहे थे, एट को। अब यहाँ पे भी ये पेज 3 क्या है, ये है एक एग्जैक्ट पेज नंबर, एक स्पेसिफिक पेज नंबर, तो हम यूज करेंगे एट का। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ओपन योर बुक एट पेज 3। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। They have not come here blank long। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो लोग यहाँ नहीं आए हैं ब्लैंक लॉन्ग। अब हमें देखना पड़ेगा भाई ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन दिया है फॉर लॉन्ग। अब फॉर का मतलब यहाँ अगर हम लॉन्ग रख दे, फॉर लॉन्ग, इसका मतलब हो जाता है कि हम यहाँ पे फॉर को एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम देख रहे हैं, और फॉर का यूज एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कैसे होता है, फॉर ड्यूरेशन, राइट, फॉर ड्यूरेशन, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी समय के अंतराल के लिए, कि इतने समय के लिए। तो अगर हम यहाँ फॉर रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग यहाँ पर कुछ ड्यूरेशन, कुछ समय के से नहीं आए हैं। तो हमें ये लग रहा है कि हाँ भाई दिस कैन बी अ गुड फिट फॉर द ब्लैंक, तो इसे तो रख दो हाँ में। नेक्स्ट है ऑन लॉन्ग। अब ऑन लॉन्ग तो कुछ बन ही नहीं रहा भाई, कि लॉन्ग जो है अलग जा रहा है, ऑन अलग जा रहा है, सरफेस भी नहीं है, तो ऑन जो है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है।
फिर है इन लॉन्ग। अब इन लॉन्ग भी नहीं बोल सकते कि इन मीन्स वॉट, रिलेटेड टू इनसाइड, राइट? तो यहाँ पे इन लॉन्ग इज ऑल्सो वॉट, इट इज अ मिसफिट, तो इन भी हो गया रॉन्ग। फिर है सिंस लॉन्ग। अब सिंस और फॉर में हम देख सकते हैं, कॉम्पिटिशन रख सकते हैं भाई कौन जीतने वाला है। अब फॉर का बात तो हो गया कि फॉर इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और लॉन्ग क्या बोल रहे हैं कि बहुत लंबे समय से आप नहीं आए हो, ऐसा बोलते हैं ना अपन हिंदी में, बहुत टाइम हो गया आप नहीं आए हैं, बहुत लंबा समय हो गया है, राइट? अब सिंस की बात करोगे, अगर लिखोगे अगर यहाँ सिंस लॉन्ग, सो सिंस का तो भैया काम होता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताना, यानी अगर हम यहां सिंस लॉन्ग बोलते तो लॉन्ग ऐसा कुछ वर्ड होना चाहिए था जिससे हमें एग्जैक्टली पता चल रहा हो कितने समय से, राइट? अगर यहाँ पर हम बता देते कि दे हैव नॉट कम हेयर सिंस 2005 और 2010 और 2015, यानी कि कोई ईयर मेंशन कर देते, या हम बता देते कि भाई सुबह से रात से इतना टाइम, तो फिर बोलते हैं हाँ भाई सिंस यूज करो बिकॉज दैट वुड बी एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। बट हेयर वी हैव बीन गिवन क्या, लॉन्ग। लॉन्ग यानी कि यहाँ पर हमको बता दिया कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसीलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज नहीं कर सकते, किसका यूज करेंगे, फॉर का। क्लियर? तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन कि दे हैव नॉट कम हेयर फॉर लॉन्ग, वो बहुत लंबे समय से यहाँ पर नहीं आए। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। द मेडिसिन विल एक्ट ब्लैंक द टिश्यू। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बोला है कि ये जो मेडिसिन है, दवा है, वो एक्ट करेगी, वो काम करेगी द टिश्यू, यानी जो टिश्यूज होते हैं बॉडी पे, ठीक है? अब ऑप्शन क्या दिया है, इन टिश्यूज, इन द टिश्यूज, यानी कि टिश्यू के अंदर जाके मेडिसिन एक्ट करेगी। नेक्स्ट दिया हुआ है एट द टिश्यू, यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट है उसी टिश्यू पे एक्ट करेगी। नेक्स्ट है बाय द टिश्यू, यानी टिश्यू के द्वारा मेडिसिन एक्ट करेगी, विच इज व्हाट, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। अब मेडिसिन जो है अगर टिश्यू के द्वारा ही एक्ट करती तो बात ही क्या थी, अंदर मशीन थो ना ये टिश्यू। टिश्यू क्या है, इट इज द सर्फेस, राइट? स्किन में अंदर किसी ना किसी ऑर्गन पे सर्फेस की तरह काम कर रहा होगा, तो एट बाय तो यूज नहीं हो सकता। फिर है ऑन द टिश्यू। अब ऑन का मतलब क्या हुआ कि भाई ये सर्फेस की तरह काम करे, कि ये टिश्यू पे काम करेगी, ये जो मेडिसिन है वो टिश्यूज पे काम करेगी, तो येस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मेडिसिन जो है वो किसी ना किसी सरफेस पे काम करेगी, राइट? अगर हम हेडेक के लिए ले रहे हैं तो यहाँ जो हमारा ब्रेन है, जहाँ पे भी हेडेक की जो भी मसल्स नर्व्स होती है उसके ऊपर एक्ट करेगी मेडिसिन, राइट? स्टमक एक है तो स्टमक में जो भी होंगे भाई उसके ऊपर एक्ट करेगी मेडिसिन, यानी दवा के लिए हम क्या बोलते हैं, मेडिसिन के लिए कि इट विल एक्ट ऑन समथिंग। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर हम यूज करते हैं ऑप्शन ऑन को, कि द मेडिसिन विल एक्ट ऑन द टिश्यूज। क्लियर? तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि जब आप बात कर रहे हो किसकी, टिश्यूज की, यानी आप किसी सरफेस की बात कर रहे हो कि दवा जो है वो इस सरफेस पे काम करेगी, तो हम यूज करें किसका, ऑन का। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। चारू वॉज सिटिंग ब्लैंक अ ह्यूज ट्री। किसकी बात हो रही है भाई कि चारू है बैठी हुई है, अ ह्यूज ट्री, एक बड़े से पेड़ की बात हुई है। अब हम बता नहीं पा रहे भाई कि क्या बात हो रही है, ऑप्शन देखते हैं कि चारू वॉज सिटिंग बिलो अ ह्यूज ट्री, यानी कि एक पेड़ है उसके नीचे बैठी हुई थी। हम नीचे कैसे बैठेगी भाई, नीचे क्या होगा, रूट्स होंगे, सॉइल होगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बिलो तो इट्स नॉट अ करेक्ट फिट अगर यहाँ पर हम पोजीशन की बात करें तो। नेक्स्ट है बीनीथ। बीनीथ का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था कि जो ये ट्री होती है उसकी जस्ट नीचे, राइट? तो यहाँ पे बीनीथ का मतलब वो। अंडरनीथ का मतलब, अंडरनीथ मतलब अंडर ही हुआ, कि अंडरनीथ यानी कि जो पेड़ है उसके बिल्कुल नीचे जो जगह है वहां। फिर दिया है अंडर। अब यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट? ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो चारू है वो इस पेड़ के नीचे बैठी है, ऐसा ही बोलते हो। पेड़ के नीचे का मतलब क्या होता है, इस जो ट्री है इसके शेड के नीचे, राइट? जो छांव पड़ रही है उसके नीचे बैठी है, ऐसा ही बोलते हैं। पेड़ के नीचे यानी ये जो ये है जगह वो नहीं जहाँ पे सॉइल है, पेड़ के नीचे यानी कि अंडर द ट्री। क्लियर? यानी हम यूज करते हैं किसका, अंडर का। क्या अंडरनीथ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अंडरनीथ इज ऑल्सो अ गुड फिट। तो अगर आपको अंडरनीथ यूज करना, अंडरनीथ यूज कीजिए, अंडर यूज करना, अंडर यूज कीजिए। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, अंडर। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन यूज है और इससे तो फॉर्मल की बात भी नहीं हो रही। तो हम क्या बोलते हैं कि चारू वॉज सिटिंग अंडर अ ह्यूज ट्री। बिलो बीनीथ मत बोल देना, क्योंकि बिलो बीनीथ का पोजीशन क्या मतलब कि सरफेस के जस्ट नीचे, तो विच इज नॉट पॉसिबल। बट यहाँ हम क्या बोलते हैं, ही वॉज टेकिंग रेस्ट अंडर द ट्री, वी पार्क्ड अ व्हीकल अंडर द ट्री, अंडरनीथ द ट्री। तो दोनों ऑप्शन सही है, आपको जो ऑप्शन मिल जाए वो लगा दीजिएगा। यहाँ अगर हमें चूज करना है तो आई वुड चूज अंडर देन अंडरनीथ। क्लियर? तो अंडर का मतलब शेड के नीचे, छांव के नीचे बैठी थी पेड़ के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16th क्वेश्चन।
द ट्रेन विल अराइव ब्लैंक 4:30 PM, यानी यहाँ पे बात हो रही है टाइम की, तो हम किसी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को ही ढूंढेंगे, राइट? अब क्वेश्चन है द ट्रेन विल अराइव ब्लैंक 4:30 PM, यानी 4:30 हमको क्या दे दिया है? 4:30 इज अ एग्जैक्ट या कह लीजिए प्रिसाइज क्लॉक टाइम। और ये जो चीज थी प्रिसाइज या एग्जैक्ट क्लॉक टाइम वाली बात, वो हमने की थी इन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में, कि जब हमको प्रिसाइज या एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाए वी ऑलवेज यूज व्हाट? एट, यानी एट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर एग्जैक्ट पॉइंट्स ऑफ टाइम। क्लियर? तो यहाँ पर द ट्रेन विल अराइव एट हो जाए तो बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा। चलिए ऑप्शंस देखिए, क्या दिया है? बाय 4:30 PM, यानी 4:30 बजे तक, राइट? नेक्स्ट ऑन 4:30 PM, नहीं भाई ऑन पॉसिबल नहीं है, बाय फिर भी आप रख सकते हो अगर एट नहीं मिला तो, कि भाई लगभग, राइट? नेक्स्ट दिया है इन 4:30, भाई क्या 4:30 बजे में, अब ये तो भाई वो हिंदी में भी अजीब लग रहा है, राइट? तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर है एट, यस वी गॉट आवर ऑप्शन, अगर हमें प्रिसाइज एग्जैक्ट टाइम मिल गया है तो एट इज द ऑप्शन, यानी द ट्रेन विल अराइव एट 4:30 इज द मोस्ट करेक्ट फिट फॉर दिस ब्लैंक। क्लियर? तो यहाँ हम अगर बाय भी रखते हैं तो भी सही होता अगर एट गिवन नहीं होता। क्लियर? यानी एट से पता चल रहा है यहाँ भाई एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे एट। बट यहाँ अगर बाय होता तो भी सही होता कि 4:30 बजे तक आती, बट अगर ऑप्शन एट नहीं होता तो। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। They left for the function blank afternoon, क्या दिया हुआ है? आफ्टरनून। क्लियर? यानी बात किसकी हो रही है? आफ्टरनून यानी टाइम की, यानी फिर हमें लेना है एक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, राइट? अब हमें क्या दिया हुआ है कि दे लेफ्ट फॉर द फंक्शन, वो फंक्शन के लिए चले गए, लेफ्ट ब्लैंक आफ्टरनून। अब हम यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में जो भी ऑप्शंस दिए हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है बाय आफ्टरनून, यानी वो जो है फंक्शन के लिए दोपहर तक निकले थे, ठीक है, बोल सकते हैं, रख लेते हैं इसको साइड में। फिर है ऑन आफ्टरनून, नहीं भाई ऑन इज नेवर यूज्ड विथ आफ्टरनून और समथिंग जब तक वो क्या ना हो, मॉडिफाइड ना हो, राइट? अगर यहाँ पे आगे कोई वर्ड होता मॉडिफायर तो यूज करते हैं ऑन का, बट ऑन का भी हम यूज नहीं कर सकते। फिर दिया है इन, हाँ भाई जो भी है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, हम इनका यूज करते हैं इन आफ्टरनून। एट, नहीं भाई एट इज ओनली यूज्ड विथ नाइट। एट मॉर्निंग, एट आफ्टरनून, एट इवनिंग, तीनों क्या होते हैं? गलत होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एट नाइट ही पॉसिबल है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या बैठ रहा है? इन, क्योंकि इन जो है वो इन पार्ट्स ऑफ द डे के लिए यूज होता है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे? इन आफ्टरनून, यानी दे लेफ्ट फॉर द फंक्शन इन आफ्टरनून इज द मोस्ट करेक्ट फिट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। हर प्रमोशन इज वन स्टेप ब्लैंक द प्रोजेक्ट, क्या दिया है? उसका जो प्रमोशन हो चुका है ये वन स्टेप है द प्रोजेक्ट, यानी किसी प्रोजेक्ट की बात हो रही है और इसका प्रमोशन हो गया, इतना पता है। अब ऑप्शंस देखते क्या है। हर प्रमोशन इज वन स्टेप फॉरवर्ड द प्रोजेक्ट। फॉरवर्ड द प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई वन स्टेप जो है वो आगे, एक स्टेप ज्यादा जल्दी चलेगा आगे। फॉरवर्ड का मतलब क्या? जब बहुत आगे बढ़ा देते हैं किसी चीज को, राइट? नेक्स्ट है टू द प्रोजेक्ट इज वन स्टेप टू द प्रोजेक्ट, क्या है? बहुत अटपटा लग रहा है, यानी कि ये जो वन स्टेप है वो प्रोजेक्ट के लिए है। आई डोंट नो, दिस इज वेरी मिसफिट। नेक्स्ट टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट, टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि भाई डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, ये जो वन स्टेप प्रमोशन की है ये प्रोजेक्ट की तरफ जा रही है, एक स्टेप, ठीक है, बोल सकते हैं, हाँ दिस इज मोर करेक्ट। फिर है इन फ्रंट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी ये जो एक स्टेप है वो इन फ्रंट ऑफ द प्रोजेक्ट है, यानी यहाँ ये पोजीशन की बात कर रहे हैं कि ये जो स्टेप है वो प्रोजेक्ट के सामने रखी है, भाई दिस इज द मिसफिट। यानी दो ऑप्शन है, फॉरवर्ड और टूवर्ड्स। अब रखो फॉरवर्ड, क्या है? हर प्रमोशन इज वन स्टेप फॉरवर्ड द प्रोजेक्ट, और फिर रख दो हर प्रमोशन इज वन स्टेप टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट। क्या ज्यादा सही लग रहा है? यानी उसका प्रमोशन जो हो गया है उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट की तरफ एक और कदम बढ़ पाएगी, राइट? तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? टूवर्ड्स का। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि टूवर्ड्स जो है वो ऐसा प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है कि वी आर गेटिंग नियर टू समथिंग, राइट? हम किसी चीज के क्लोज आ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि टूवर्ड्स, नियर आ रहे हैं, नियरनेस की बात होती है तो हम यूज करते हैं टूवर्ड्स का। और दिस इज अ वेरी गुड थिंग, क्या कि हम जब प्रमोशन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टेप है उसकी वो किसके पास जा रही है? उसको लेके जा रही है उसके प्रोजेक्ट, बोल सकते हो या ड्रीम प्रोजेक्ट बोल लो तो ज्यादा समझ जाएगा कि ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ उसकी एक स्टेप बढ़ रही है। इसीलिए सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया?
टूवर्ड्स। तो प्रेपोजिशंस में ऑब्जेक्ट को रख रख के देखो मीनिंग क्या ज्यादा सही बैठ रहा है और हमें करेक्ट आंसर मिल जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। दे आर फाइटिंग ब्लैंक 3 years ऑन अ प्रॉपर्टी इशू। वो लोग जो है लड़ रहे हैं 3 साल से, 3 साल के लिए, वो तो डिपेंड करता है भाई प्रेपोजिशन कौन सा आएगा। ऑन प्रॉपर्टी इशू, किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू से। पहला ऑप्शन क्या दिया है? सिंस 3 years। अब सिंस तो भैया एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, राइट? एग्जैक्ट टाइम पता हमको। अभी 3 years कौन से 3 years है पता चल रहा है क्या? नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो सिंस क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है दे आर फाइटिंग फ्रॉम 3 years ऑन अ प्रॉपर्टी इशू, यानी 3 साल से वो फाइट कर रहे हैं। ठीक है, बोल सकते हो कि फ्रॉम जो है वो बिगनिंग ऑफ टाइम बताता है। हम जब डायरेक्शन में बात कर रहे थे हम क्या बोल रहे थे कि स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम से पता चलती है। सेम वे टाइम में भी हमको फ्रॉम जो है बिगनिंग बताता है कि फ्रॉम दिस, फिर लगा देते हैं टू दिस, टू क्योंकि एंड पॉइंट है, राइट? नेक्स्ट है फॉर 3 years। अब फॉर का यूज किसके लिए करते हो? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, या बोल सकते हो पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो यहां आप बोल रहे हो 3 years। अब 3 years क्या है? ऑब्वियसली 3 years इज अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? ड्यूरेशन कितना है? 3 साल का। तो यस, फॉर इज अ करेक्ट ऑप्शन। फिर है बाय 3 years, 3 सालों के द्वारा, विच इज व्हाट? रॉन्ग। भाई मीनिंग ही सही नहीं बैठ रहा, तो बाय क्या हो गया यहाँ पे? रॉन्ग। तो विच इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन? फ्रॉम की फॉर। अब हमें मिल गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर दिया होता कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, तब तो भैया फ्रॉम रख देते, बट यहाँ हमें ज्यादा अच्छा ऑप्शन मिल गया क्या? फॉर 3 years, यानी वो लोग 3 साल से जो है फाइट कर रहे हैं, और ये 3 साल क्या है? हमारा पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? तो करेक्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो यहां बैठेगा वो है फॉर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं द 20th क्वेश्चन। द ब्रिज इज मेड ब्लैंक द रिवर, और ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑन द रिवर, एट द रिवर, ओवर द रिवर, ऑन टू द रिवर। यानी 2 ऑप्शंस तो दे दिए हमको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के, और रिवर की बात हमने की भी थी कि क्लोज टू अ रिवर है तो हम क्या यूज करेंगे, राइट? फिर हमें दिया है ऑन, एट, ओवर, ऑन टू। रख देते हैं भाई ऑप्शंस कि द ब्रिज इज मेड, ये जो रिवर है, अब ये ब्रिज बना है। ऑब्वियसली ब्रिज ऊपर बना होगा, पानी के नीचे तो ब्रिज बनाएंगे नहीं, राइट? हमें दिया है ऑन द रिवर, यानी रिवर के सरफेस पे बना है, ऐसा है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग ऑप्शन। एट द रिवर, अब भाई एट द रिवर नहीं, अगर एट द रिवर बैंक बोलो तो होता कुछ, वैसे बनता तो नहीं है ब्रिज की, भाई जो रिवर है उसके किनारे पे, बैंक मीन्स व्हाट? द रिवर का किनारा, राइट? तो किनारे पे थोड़ा ना ब्रिज बनेगा, वो तो ऊपर बनेगा। तो इसलिए एट क्या बता रहा है? स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल हेयर। तो एट भी क्या है? इट्स एन इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर है ओवर। ओवर इज व्हाट? कि भाई जब किसी के ऊपर कुछ बनाओ, राइट? तो ओवर हमें लग रहा है कि हाँ भाई दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो हाँ ओवर, ओवर जो है वो बैठ सकता है, तो ओवर रख दो यहाँ पर। फिर है ऑन टू। अब ऑन टू क्या है? कि हम मूवमेंट करके भाई उसको ऊपर ले आए, तो यहाँ हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम जो है पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओवर। यानी प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन जो यहाँ आएगा कि ब्रिज की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो है ओवर द रिवर। क्लियर? तो ब्रिज इज मेड ओवर द रिवर। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 21 क्वेश्चन। महेश वॉज वेयरिंग द टी शर्ट ब्लैंक द जैकेट। अब यहाँ एक बहुत अच्छी चीज जो है सीखने को मिलने वाली है। क्या है वो चीज? कि जब हम बात कर रहे हैं कि ये टी शर्ट पहनी है और जैकेट, अब बताओ पहले जैकेट पहन के फिर टी शर्ट पहनोगे कि टी शर्ट पहनोगे फिर जैकेट पहनोगे? कॉमन सेंस बताओ। ऑब्वियसली टी शर्ट पहन के फिर जैकेट पहनते हैं। अगर नया फैशन स्टार्ट करना है वो अलग बात है। क्लियर? तो हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई पहले टी शर्ट पहनी है फिर जैकेट पहना है, यानी यहाँ पे ये जो टी शर्ट है और ये जो जैकेट है, दे आर टचिंग ईच अदर। क्लियर? जो टी शर्ट होगी वो जैकेट से टच हो रही होगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो टी शर्ट है वो जैकेट के अंदर पहनते हैं हम, राइट? तो यहाँ पे बात हो रही है टी शर्ट की फिर जैकेट की, यानी कुछ ऐसा बताना है कि भाई जैकेट के अंदर टी शर्ट की पोजीशन है। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस क्या है। बिलो द जैकेट, यानी कि जो जैकेट है उसके नीचे, विच इज नॉट आई थिंक वेरी मच अप्रोप्रिएट। फिर है बीनीथ। बीनीथ का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नीचे सरफेस से टच हो रहा है। फिर है ऑन। अब ऑन तो बोलेंगे नहीं, टी शर्ट जैकेट के ऊपर नहीं पहन सकते, तो ऑन इज अ रॉन्ग ऑप्शन। फिर है अंडरनीथ। अब अंडर का मतलब क्या होता है? कि अंदर, राइट? हमें पता है ऑलरेडी। तो अंडरनीथ क्या यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अंडरनीथ की एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब जो भी दो चीजें
बिलो पोजिशन में है, अंडर पोजिशन में, बट इफ दे आर टचिंग ईच अदर वी यूज अंडरनीथ। और ये ऑप्शन जो है, ये एग्जाम्पल जो है आपको हमेशा मिलता है अंडरनीथ के लिए कि द टी शर्ट इज अंडरनीथ द जैकेट। क्लियर? तो यहाँ पर हम जो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है वो क्या है? अंडरनीथ। कि जो जैकेट और टी शर्ट है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और टी शर्ट जैकेट के अंदर पहनी हुई है और अंडर हम यूज नहीं करके अंडरनीथ ज्यादा प्रेफर करते हैं इस एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अंडरनीथ द जैकेट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 22nd क्वेश्चन। दिस सॉन्ग वॉज रिलीज्ड ब्लैंक द 90s। क्या दिया हुआ है? किसी सॉन्ग की बात की है कि भाई ये सॉन्ग रिलीज हुआ था और फिर दे दिया है 90s। अब ये 90s क्या है? ये सेंचुरी है, राइट? अब हमें क्या दे दिया ऑप्शंस वो देखते हैं। दिया हुआ है इन द 90s यानी 90s के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट ड्यूरिंग द 90s यानी जो 90s का टाइम था उसके टाइम पे, मतलब जो ड्यूरेशन चल रहा था, ड्यूरिंग हम बोलते हैं ना कि जो टाइम चल रहा था उसके दौरान कह लो, तो ड्यूरिंग, ठीक है। और ड्यूरिंग हमने अगर रूल याद आ रहा हो तो ड्यूरिंग का हमने ये रूल देखा था कि हमें अगर इन की जगह इफ वी वांट टू यूज एनीथिंग इंस्टेड ऑफ इन for anything, for months, for dates, for not dates I think, for duration of time, for centuries हम यूज करते हैं ड्यूरिंग को, अगर याद आ रहा हो तो, राइट। और वहां पर ये 90s का हमने कुछ देखा भी था टैक्स वगैरह के लिए कि ड्यूरिंग द 90s टैक्स वाज इम्पोज्ड, ऐसा कुछ एग्जाम्पल। तो हम जो है 90s की बात वहां पे भी कर चुके हैं, यानी सेंचुरी के लिए ड्यूरिंग यहाँ पर ठीक है। अगर इन और ड्यूरिंग में चूज करना है हम ड्यूरिंग को चूज करेंगे तो इन कैंसिल होता है। फिर है फ्रॉम, कि दिस सॉन्ग वाज रिलीज फ्रॉम द 90s यानी 90s क्या कोई एल्बम का नाम थोड़ी ना है, 90s तो सेंचुरी है तो उधर से रिलीज हुआ था, ऐसा तो रॉन्ग है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता रहे हम। फिर है ऑन द 90s, 90s के सरफेस पे भैया रिलीज हुआ था, विच इज अगेन व्हाट, इट इज अ वेग ऑप्शन, वेरी वेरी इनकरेक्ट। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ड्यूरिंग, यानी दिस सॉन्ग वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग द 90s। क्लियर? तो ड्यूरिंग का यूज आप कहाँ करते हो? जहाँ पे आपको दौरान बताना, मतलब इतने समय के दौरान। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन। द केक वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंक मोहन एंड सोहन। दो लोगों की बात हो रही है और केक के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन है इन मोहन एंड सोहन, यानी केक को मोहन और सोहन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या है भाई? ये तो बहुत ही गलत है, मीनिंगलेस। अमंग मोहन एंड सोहन, अमंग का यूज हम तब करते हैं जब मोर देन 2 होता और मतलब एक तरीके का ग्रुप होता, राइट, द मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। अब मोहन और सोहन दोनों ही ग्रुप के मेंबर्स तो बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे हम अमंग का यूज नहीं कर रहे। फिर दिया है बिटवीन, हाँ भाई दो लोगों के बीच में हम कोई बात करते हैं तो बिटवीन का यूज करते हैं, तो यहाँ बिटवीन मोहन सोहन बिल्कुल सही बैठ रहा है कि दोनों के बीच में केक की जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो हम बोल सकते हैं यस बिटवीन इज अ काइंड ऑफ करेक्ट ऑप्शन। फिर दिया है एट मोहन एंड सोहन, नहीं भाई मोहन सोहन कोई एड्रेस के नाम नहीं है, तो यहाँ पर एट का यूज नहीं है, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? बिटवीन। द केक वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मोहन एंड सोहन। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 24th क्वेश्चन। The bees were buzzing blank the flowers. Bees यानी कि मधुमक्खियां, हनी बीज, they were buzzing, जो उनका साउंड होता है, बज साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो, blank the flowers। और बात हो रही है फ्लावर्स की, यानी जो हनी बीज हैं वो फ्लावर्स में बस कर रही हैं। अब इतना तो समझ आ गया। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। बजिंग इन द फ्लावर्स यानी फूलों के अंदर बजिंग कर रही है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता भाई, बजिंग तो वो फूलों के आसपास करती हैं, तो इन जो है यहाँ पे रॉन्ग है। फिर है अमंग द फ्लावर्स, यानी बीज जो है वो बहुत सारे फ्लावर्स के बीच में जो है बजिंग कर रही है, ठीक है, रख लेते हैं एक सोचने के लिए। फिर है बिटवीन द फ्लावर्स, नहीं भाई दो फ्लावर्स हैं ऐसा नहीं बोला है, एक ग्रुप होगा, बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, तो हम बिटवीन का यूज नहीं कर सकते। फिर है फॉर द फ्लावर्स, यानी बीज जो है वो फूलों के लिए बजिंग कर रही है, ऐसा है क्या? नहीं, वो तो भाई खुद के लिए बजिंग कर रही है, उनका साउंड है वो प्रोड्यूस करना, तो यहाँ पे फॉर भी क्या हो गया? रॉन्ग ऑप्शन। यानी इज व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? अमंग, यानी बहुत सारे फ्लावर्स के बीच में बीज जो है क्या कर रही हैं? बजिंग कर रही हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग अ बज साउंड। क्लियर? तो इसलिए अमंग क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ फ्लावर्स की बात कर रहे हैं जिन्हें हमने एज अ ग्रुप कंसिडर किया, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? अमंग द फ्लावर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 25th क्वेश्चन। दे प्रिफर चॉकलेट्स ब्लैंक केक। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक चीज ये सीखनी है कि जब भी आपको ऐसा कुछ मिले ऑप्शन की प्रिफर डैश डैश डैश, यानी हम जो है दो चीजों में अपनी प्रेफरेंस बता रहे हो,
चॉइस बता रहे हो कि भाई कोई दो चीज दी होंगी तो उनमें से मैं क्या है जो लूंगा या लूंगी। क्लियर? तो यहाँ अगर हम बोल दें प्रेफर ए और यहाँ हम बोल दें बी, यानी मैं प्रेफर ए को करूंगी बी की जगह, तो फिर हम यहाँ यूज करते हैं प्रेपोजिशन टू का। क्लियर? यानी आई विल प्रेफर ए टू बी। क्लियर? तो जब भी हमको कोई प्रेफरेंस की बात मिल रही है कि प्रेफर वर्ड आ जाए और दो ऑप्शंस में चूज करना है, तो हमेशा ऐसे करना है, प्रेफर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ए, फिर आएगा टू जो भी ऑप्शन दिया हुआ है बी। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, दे प्रेफर चॉकलेट्स, जो कि क्या हो गया ऑप्शन ए, और यहाँ दे दिया ऑप्शन बी केक। तो हमारा ऑप्शन यहाँ क्या होना चाहिए, दे प्रेफर चॉकलेट्स टू केक। चलिए ऑप्शन भी देख लो, क्या है फॉर केक, कि वो चॉकलेट्स जो है केक के लिए प्रेफर करते हैं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, राइट? तो ये तो हो गया रॉन्ग ऑप्शन। फिर है एट, चॉकलेट्स जो है केक पे प्रेफर करते हैं, केक कोई अपना एड्रेस है, कोई एग्जैक्ट कोई लोकेशन है नहीं, तो ये क्या हो गया रॉन्ग ऑप्शन। फिर है इन, यानी वो चॉकलेट्स जो है केक में प्रेफर करते हैं। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता था जब आप फ्लेवर वगैरह चूज कर रहे हो, हाँ भाई मेरे को चॉकलेट केक के अंदर चाहिए। फिर है टू, हाँ मिल गया हमको अपना ऑप्शन कि आई वुड प्रेफर चॉकलेट्स टू केक। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, टू। डन? तो जब हम टू ऑप्शन में ज्यादा प्रेफर के साथ, तो क्या मतलब हुआ इसका, ऐसा नहीं बोल रही हमेशा ही आता है, बट इसका ये मीनिंग है जब आपको दो चॉइसेस दिए उनमें से एक को आप ज्यादा अहमियत दे रहे हो कि भैया आई प्रेफर दिस ओवर दिस, तो फिर आप यूज करते हो टू का। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन। द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक इज ब्लैंक एवरेज। जो क्वालिटी है फैब्रिक की, जो भी कपड़ा है उसकी जो क्वालिटी है, आगे दे दिया है एवरेज, यानी एक मार्क दे दिया है कि हम एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक इज फॉर एवरेज, यानी जो क्वालिटी है वो एवरेज के लिए है। नहीं भाई, बैठ ही नहीं रहा, फिट ही नहीं है। फिर है टूवर्ड्स एवरेज, यानी क्वालिटी जो है वो एवरेज की तरफ जा रही है, यानी हम एवरेज नहीं बोलना चाहते, बट हम ये बोलना चाहते हैं अगर एवरेज जो है ये मार्क है तो ये इसकी तरफ जा रही है, टूवर्ड्स एवरेज। क्लियर? नेक्स्ट, इन एवरेज, फैब्रिक जो है वो इन एवरेज है, ऐसा कुछ नहीं होता कि इन एवरेज। क्लियर? एवरेज में। फिर है नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक इज लाइक एवरेज। लाइक एवरेज यानी कि क्या हुआ भाई, एवरेज की तरह क्वालिटी, ऐसा होता है क्या, कुछ नहीं। यहाँ किसी को कंपेयर करते, हाँ भाई इस कपड़े की तरह ये फैब्रिक है, तो फिर बोल सकते थे। यानी कि हम यहाँ बता रहे हैं डायरेक्शन। ठीक है, अगर नॉर्मली आपसे कोई बोलेगा टूवर्ड्स रखो तो आपको लगेगा शायद नहीं रखे यहाँ पे। ठीक है, तो हम जो है बिलो और अबव तो रखते ही हैं, बिलो एवरेज अबव एवरेज, राइट। हम टूवर्ड्स का भी यूज करते हैं, क्या बताने के लिए कि भाई ये जो मार्क है यहाँ एवरेज का, कि अगर मैं किसी कपड़े को एवरेज बोलती हूँ तो मेरा मार्क यहाँ है, मतलब यहाँ तक टच करना है कि हाँ भाई एवरेज है, बट अभी एवरेज है नहीं पर उस तरफ जा रहा है फैब्रिक, तो हम क्या बोलेंगे कि टूवर्ड्स एवरेज, यानी डायरेक्शन जो है वो एवरेज की तरफ ही है, ऑपोजिट में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक इज टूवर्ड्स एवरेज, यानी कि एवरेज की तरफ जाता हुआ फैब्रिक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27th क्वेश्चन। आई विल ट्रैवल ब्लैंक एयर टू माई फ्रेंड्स हाउस। मैं अपने फ्रेंड के घर हवा के द्वारा जाऊंगी। ठीक है, एयर के द्वारा, इसका मतलब क्या हुआ, उड़ के नहीं, इसका मतलब एयरप्लेन से, हेलीकॉप्टर से। ठीक है, ऑप्शन क्या है, आई विल ट्रैवल इन एयर, हवा के अंदर भैया ट्रैवल करेंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं अभी तक तो नहीं है। ठीक है, फिर है आई विल ट्रैवल ऑन एयर, यानी ये जो हवा है उसके ऊपर सरफेस पे मैं ट्रैवल करूंगी। सॉरी भाई, ये अपना कोई फैंटेसी शो नहीं चल रहा, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन। फिर है आई विल ट्रैवल बाय एयर। हाँ ठीक है भाई, बाय को हमने देखा था किसमें, ट्रैवल एंड मूवमेंट के लिए, प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं हम तीन प्रेपोजिशंस बाय, ऑन और इनको पढ़ते हैं, और जब हमें जनरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर हमें इन्वायरमेंट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखना हो तो हम यूज करते थे किसका, बाय का। यानी यहाँ बात हो रही है किसकी, एयर की। एयर क्या है, इन्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हम किसका यूज करेंगे, बाय का। तो यस, बाय इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लो, आई विल ट्रैवल विथ एयर, मैं हवा के साथ ट्रैवल करूंगी। नहीं, हवा हमारा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, तो हम हवा के साथ ट्रैवल तो नहीं कर सकते, तो क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन, आई विल ट्रैवल बाय एयर टू माई फ्रेंड्स हाउस। क्लियर? अगर यहाँ कोई व्हीकल दिया होता तो फिर हम भाई देखते कि हम सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 28th क्वेश्चन। ही इन्वेंटेड अ लॉट ऑफ मनी ब्लैंक द बिजनेस, उसने बहुत सारा पैसा जो है बिजनेस में लगाया है, ऑब्वियसली, या बिजनेस पर लगाया है, ऐसा बोलते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ही इन्वेंटेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द बिजनेस, यानी बिजनेस के सरफेस पे जो है इन्होंने पैसा लगाया।
ठीक है, देखते हैं। फिर है ऑन टू द बिजनेस। अब ऑन टू तो हो गया भाई मूवमेंट, कोई चीज होती, हम किसी चीज को उठाकर मूव करके रख रहे होते सरफेस पे तो ऑन टू बोलते, तो ऑन टू तो भैया यहाँ पे नहीं बैठ रहा। फिर ही इन्वेंटेड अ लॉट ऑफ मनी इन द बिजनेस, यानी उसने बिजनेस के अंदर बहुत सारा पैसा जो है इन्वेस्ट किया है, ठीक है, बोल सकते हैं। फिर है ही इन्वेंटेड अ लॉट ऑफ मनी इन टू द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के अंदर पैसे का मूवमेंट हुआ है। यस, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी हम बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो भी पैसा है उसका मूवमेंट हम कहाँ कर रहे हैं, इनटू द बिजनेस, बिजनेस के अंदर कर रहे हैं, इनसाइड द बिजनेस। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है इनटू। डन, तो ये हो गया ही इन्वेंटेड अ लॉट ऑफ मनी इनटू द बिजनेस। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 29th क्वेश्चन। शी प्लेड फुटबॉल ब्लैंक 3 PM ब्लैंक 5 PM, दो ब्लैंक्स दिए हैं और टाइम दिया है, ठीक है, हमको क्या दे दिया है, एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइम दे दिया है, राइट, दोनों क्या है, एग्जैक्ट क्लॉक टाइम्स है, एक तो पहली बात हो गई, बट दिए दो ऑप्शंस हैं, यानी हमको बता दिया है दो टाइम। अब इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। शी प्लेड फुटबॉल 2-3 PM। अब पहले ऑप्शन में 2-3 PM क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 2 जो है वो तो एंड पॉइंट बताता है, राइट। अगर हम बोलते हैं इतने बजे से इतने बजे तक, तो ये जो इतने बजे तक है ना, जो फाइनली एंड पॉइंट, वहां आप 2 यूज कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन तो इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग 2 से नहीं कर सकते। फिर क्या दिया है, शी प्लेड फुटबॉल सिंस 3 PM, सिंस 3 PM, हाँ ठीक है, बोल सकते हैं भाई आज की बात हो रही है, आज के 3 बजे से, ठीक है। फिर दिया है 2-5 PM, ओके क्लियर, रख सकते हैं इसको। फिर है शी प्लेड फुटबॉल फ्रॉम 3 PM, 3 बजे से, यस हम फ्रॉम रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रॉम ही तो बताता है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट, कि इतने बजे से या इस पॉइंट से, तो फ्रॉम ज्यादा अच्छा हुआ सिंस के मुकाबले, ठीक है। फिर दिया है 2-5 PM, यानी हमको एंड पॉइंट पे दे दिया है 2। यस, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 3 बजे से, तो फ्रॉम 3 PM, और खत्म कब हुआ, 5 बजे पे, यानी 2-5 PM। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फ्रॉम 3 PM to 5 PM। और नेक्स्ट क्या दिया है, फॉर दे दिया, फ्रॉम नहीं दिया है, फॉर यानी 3 बजे के लिए खेला, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, शी प्लेड फुटबॉल फ्रॉम 3 PM to 5 PM। क्लियर, तो अगर फ्रॉम 2 दिख जाए तो समझ जाएगा कि पहले हमको स्टार्टिंग पॉइंट फिर एंडिंग पॉइंट की बातचीत हो रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 30th क्वेश्चन। टॉकिंग ऑन फोन व्हाइल ड्राइविंग इज ब्लैंक द लॉ। जब अपन फोन पे बात कर रहे हो कब, ड्राइविंग के दौरान, तो वो लॉ के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। टॉकिंग ऑन फोन व्हाइल ड्राइविंग इज बाय द लॉ, यानी कि कानून में लिखा है, लॉ में लिखा है कि फोन पे बात करो जब ड्राइविंग करो, ऐसा है क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन रॉन्ग। फिर है टॉकिंग ऑन फोन व्हाइल ड्राइविंग इज अगेंस्ट द लॉ, यानी अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट टू, राइट, यानी लॉ के ऑपोजिट है, ये खिलाफ है। तो हाँ भाई, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है, तो इसको रख लेते हैं। फिर है टॉकिंग ऑन फोन व्हाइल ड्राइविंग इज टूवर्ड्स द लॉ, यानी अगर आप ड्राइव करते वक्त बात करते हो तो ये लॉ की तरफ जा रहे हो, यानी कि सही कर रहे हो, नहीं ये तो गलत हो गया, इसका तो बिल्कुल उल्टा होता है। फिर है टॉकिंग ऑन फोन व्हाइल ड्राइविंग इज इन द लॉ, यानी ये लॉ के अंदर मेंशन है कि फोन पे बात करो जब ड्राइव कर रहे हो, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है कि टॉकिंग ऑन फोन व्हाइल ड्राइविंग इज अगेंस्ट द लॉ, यानी जब ड्राइव कर रहे हो और अगर फोन पे बात कर रहे हो तो वो क्या है, वो कानून के खिलाफ है, इट इज अगेंस्ट द लॉ। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 31 क्वेश्चन। शी रेड अ बुक ब्लैंक ABC ऑथर, उसने एक बुक पढ़ी है और हमको ऑथर का नाम दे दिया है ABC ऑथर। अब देखते हैं ऑप्शन क्या बैठ रहा है। शी रेड अ बुक ऑन ABC ऑथर, यानी ABC ऑथर के ऊपर उसने बुक पढ़ी है, ठीक है, रख लेते हैं। अगर ये लिखी हुई होगी उसके ऊपर तो हम थोड़ा बहुत रख सकते हैं, ठीक है। फिर शी रेड अ बुक विथ ABC ऑथर, यानी कोई ABC का ऑथर है उसके साथ बैठ के बुक पढ़ी है, भाई ऐसे थोड़ी ना है, ऑथर के साथ ही बैठ के बुक पढ़ी है, तो बहुत ही अजीब बात हो गई। फिर है शी रेड अ बुक एट ABC ऑथर, ABC ऑथर क्या कोई एड्रेस का नाम है, नहीं, ये तो भैया ऑथर का नाम है, राइट, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। फिर शी रेड अ बुक बाय ABC ऑथर, यानी कि ये बुक जो ABC ऑथर के द्वारा लिखी गई थी उसको पढ़ा, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी यहाँ हम बाय को यूज कर रहे हैं वापस क्या बताने के लिए कि के द्वारा, ठीक है, ये मीनिंग पकड़ना है अपन को प्रेपोजिशंस के, कि शी रेड अ बुक बाय ABC ऑथर, ABC ऑथर के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो उसने पढ़ी। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 32 क्वेश्चन।
दे वर ड्राइविंग ब्लैंक द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन यानी जो कोस्ट होते हैं, ज्योग्राफी में आप बड़ा अच्छे से पढ़ा हो कोस्ट लाइन वगैरह, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दे वर ड्राइविंग ब्लैंक द कोस्ट लाइन। वो कहाँ ड्राइव कर रहे थे? कोस्ट लाइन से। अब कोस्ट लाइन के अंदर तो ड्राइव नहीं कर रहे होंगे, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है कि दे वर ड्राइविंग इन द कोस्ट लाइन। भाई पहली बात जो बोल दी अंदर ड्राइव नहीं करेंगे, वही रॉन्ग मिल गया ऑप्शन। फिर दे वर ड्राइविंग अलोंग द कोस्ट लाइन। अलोंग मतलब अगर ये कोस्ट लाइन है तो वो यहाँ ड्राइव कर रहे थे साथ साथ, हाँ ठीक है, पॉसिबल है, अलोंग द कोस्ट लाइन, ठीक है। फिर है दे वर ड्राइविंग अंडर द कोस्ट लाइन। अंडर द कोस्ट लाइन कैसे होगा भाई? कोस्ट लाइन के अंदर ड्राइव कर रहे थे, तो ये तो बहुत ही अलग हो गया। फिर है दे वर ड्राइविंग विथ द कोस्ट लाइन, यानी कोस्ट लाइन कोई है और उसके साथ वो ड्राइव कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये भी रॉन्ग हो गया। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है? अलोंग। यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्रैवल मूवमेंट के टाइम हमारा क्या डायरेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दे वर ड्राइविंग अलोंग द कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन है उसके साथ साथ जो हमारा वे जा रहा है उस डायरेक्शन में दे वर ड्राइविंग। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 33 क्वेश्चन। शी हैज नो कंट्रोल ब्लैंक हर टेम्पर। उसको कोई भी कंट्रोल नहीं है अपने गुस्से पे। ऑब्वियसली क्या लिखा है? हर टेम्पर। हर क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन, उसके लिए बात हो रही है कि उसके टेम्पर पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब टेम्पर पे, गुस्से पे, तो हम क्या बोलते हैं? गुस्से के ऊपर। यानी हम जो है पोजीशन बताते हैं क्या? गुस्से के ऊपर, यानी सर पे बैठा होता है गुस्सा तो ऊपर है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या रख सकते हो। शी हैज नो कंट्रोल आफ्टर हर टेम्पर। अपने गुस्से के बाद कोई उसका कंट्रोल नहीं है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। फिर शी हैज नो कंट्रोल इन हर टेम्पर। गुस्से के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा नहीं होता गुस्से के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। तो ये भी क्या हो गया? ऑप्शन रॉन्ग। शी हैज नो कंट्रोल एट हर टेम्पर, यानी कि अपने टेम्पर पे एग्जैक्ट पॉइंट है कोई टेम्पर क्या? नहीं। फिर क्या दिया है? शी हैज नो कंट्रोल ओवर हर टेम्पर, यानी कि जो उसका गुस्सा है उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो दिस इज व्हाट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्योंकि हम यही बोलते हैं कि तुम्हारे गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है। क्लियर? यानी हम अपने जो ये टेम्पर है उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं? पोजीशन के टर्म्स में ओवर की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर? यानी टेम्पर इज ओवर अस। डन? तो यहाँ ऑप्शन बन गया शी हैज नो कंट्रोल ओवर हर टेम्पर। डन? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 34th क्वेश्चन। I was astonished blank the news। astonished मतलब ऑलरेडी ये देख चुके हो एक्टिव पैसिव में, सरप्राइज्ड। यानी जब हम चौंक जाते हैं ना, सरप्राइज्ड, हम बोलते हैं astonished। क्लियर? तो I was astonished blank the news। मैं बहुत सरप्राइज हो गया था न्यूज सुन के, न्यूज पर, राइट, कुछ भी हो सकता है। चलो देखते हैं ऑप्शन। I was astonished with the news, यानी मैं समाचार के साथ, न्यूज के साथ सरप्राइज था, नॉट फिट, राइट। फिर I was astonished to the news। अब टू क्या है? एंड पॉइंट, यानी न्यूज जो है मेरा आखिरी पॉइंट है, उस पर मैं एस्टोनिश्ड था, तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। I was astonished at the news, यानी ये जो न्यूज है उस पर एग्जैक्ट पॉइंट बता रही हूँ। हाँ भाई एग्जैक्टली न्यूज के ऊपर I was astonished। हाँ ठीक है, कंसिडर कर सकते हो। फिर I was astonished in the news, यानी मैं न्यूज के अंदर एस्टोनिश था, मेरे को भैया न्यूज व्यूज पे बुलाया था, मैं उसमें एस्टोनिश था, तो ये तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? एट। यानी न्यूज के लिए भी आप जब एग्जैक्ट की बात कर रहे हो ना किसी भी चीज की, एट यूज करोगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली न्यूज पे आई वॉज एस्टोनिश्ड, तो मैंने बोला आई वॉज एस्टोनिश्ड एट द न्यूज। क्लियर? तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 35th क्वेश्चन। दे ट्रैवल ब्लैंक अ बोट टू दैट प्लेस। उन लोगों ने ट्रैवल किया भाई किससे? बोट से। कहाँ पर? उस जगह पर। ठीक है, तो हमें बोट से रिलेटेड कुछ ट्रैवल मूवमेंट का कोई प्रपोजिशन चाहिए। अब है दे ट्रैवल्ड फॉर अ बोट। फॉर अ बोट यानी बोट के लिए ट्रैवल किया, ऐसा है क्या? नहीं, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग आंसर। फिर है ऑन अ बोट। अब बोट क्या है? एक सरफेस की तरह कंसिडर करो और उस पर आप खड़े होकर अगर चल सकते हो तो फिर आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो इन, और नहीं चल सकते तो आप लिखते हो ऑन। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं ऑन अ बोट, ठीक है। फिर है दे ट्रैवल्ड, सॉरी इन जब लेते हो जब आप खड़े नहीं हो पाते, आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया। ऑन मतलब जब आप खड़े होकर चल सकते हो और इन मतलब जब आप नहीं चल सकते। ठीक है, तो दे ट्रैवल्ड बाय अ बोट, एक बोट के द्वारा उन्होंने ट्रैवल किया। हाँ ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं कि बोट के द्वारा। फिर है दे ट्रैवल्ड विथ अ बोट, एक बोट के साथ ट्रैवल किया, तो ये तो रॉन्ग है। अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑन और बाय, क्या चूज करोगे? हम चूज करेंगे बाय को। क्यों? क्योंकि यहां पर हम बताना चाह रहे हैं कि भैया हमारा मीन्स क्या था ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल, जो लिखना आपको।
यानी जरिया क्या था, सोर्स क्या था, मीन्स क्या था जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर रहे थे। तो वी वर ट्रैवलिंग या फिर दे ट्रैवल्ड बाय अ बोट। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बाय। तो आंसर आएगा दे ट्रैवल्ड बाय अ बोट टू दैट प्लेस। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 36 क्वेश्चन। ही हैज बीन लिविंग ब्लैंक इंडिया ब्लैंक 3 years। ध्यान से अगर देखो क्वेश्चन को तो कौन से टेंस का स्ट्रक्चर दिख रहा है, हैज बीन लिविंग, यानी यहां बात हो रही है प्रेजेंट, यहां बात हो रही है बीन यानी परफेक्ट, और लिविंग यानी कि कंटिन्यूअस, राइट? तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हम बहुत बार देख चुके हैं किसको, सिंस फॉर को। यस, तो हो सकता है प्रेपोजिशन के टर्म्स में हमको यहाँ सिंस फॉर यानी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ही यूज करना हो। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। 2 ऑप्शन दिए हैं, ही हैज बीन लिविंग इंडिया, और फिर दिया है 3 years टाइम, यानी टाइम का तो यहाँ कर सकते हैं, इंडिया तो भैया टाइम नहीं है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन दिया है ऑन। अब ऑन इंडिया थोड़ी ना, इंडिया क्या कोई सरफेस है उसके ऊपर रह रहे हैं, नहीं, तो ऑन भैया वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर से दिया हुआ है ऑन, तो हमें सेकंड ऑप्शन देखना ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन की वजह से ऑप्शन क्या हो रहा है, एलिमिनेट। फिर इन इंडिया, ही हैज बीन लिविंग इन इंडिया। यस, इनको हम यूज करते हैं अगर हम कोई कंट्री कोई सिटी का नाम ले रहे हैं, यानी इसके अंदर रहते हैं। हाँ ठीक है, तो ये करेक्ट हो सकता है इन। और नेक्स्ट में भी हमको क्या दिया हुआ है, इन ही दिया हुआ है, यानी हमारा यहाँ का ब्लैंक तो इन से ही फिल हो रहा है कि ही हैज बीन लिविंग इन इंडिया। क्लियर? आगे क्या दिया है, ब्लैंक 3 years। अब 3 years क्या है, ये है ड्यूरेशन या एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ऑप्शंस क्या दिया है, फॉर या सिंस, यानी हमें ड्यूरेशन दिया है तो भाई फॉर यूज करेंगे, एग्जैक्ट दिया है तो सिंस यूज करेंगे। अब 3 years क्या एग्जैक्ट है, नहीं, पता ही नहीं है कौन से 3 years, तो हमें बस इतना पता है ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, ये है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई सिंस इज नॉट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या है, फॉर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि ही हैज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 3 years। क्लियर? तो यहां पे आ जाएगा फॉर 3 years। डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 37th क्वेश्चन। वी विल डिस्कस दिस ब्लैंक लंच टाइम। अब हमें पता है प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। दूसरी बात, किसकी बात हो रही है, लंच टाइम की, यानी कि ये जो है एक तरीके के ड्यूरेशन ऑफ टाइम है जो हम पढ़ चुके हैं जब हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम देख रहे थे। तो जब हम डिनर टाइम, लंच टाइम, इन सब की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एट का, राइट? तो अब जो है या तो डायरेक्टली लिख लो या ऑप्शंस देख लो। पहला ऑप्शन है वी विल डिस्कस दिस ऑन लंच टाइम, यानी लंच टाइम पे हम डिस्कस करेंगे, सरफेस है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, तो हम ऑन का यूज नहीं कर सकते। फिर वी विल डिस्कस दिस इन लंच टाइम, लंच टाइम के अंदर हम डिस्कस करेंगे, विच इज अगेन व्हाट, नॉट अ फिट। फिर है वी विल डिस्कस दिस एट लंच टाइम। हाँ, ये क्लियर भी हो रहा है, एग्जैक्टली पता है लंच टाइम पे बात करनी है, और लंच टाइम, डिनर टाइम, ये सब हम एट में देख भी चुके हैं। फिर दिया है वी विल डिस्कस दिस बाय लंच टाइम, यानी लंच टाइम तक डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा ऑप्शन करेक्ट क्या है, एट, यानी वी विल डिस्कस दिस एट लंच टाइम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि हाँ भाई लंच टाइम पे हम ये डिस्कस करेंगे। क्लियर? चले देखते हैं नेक्स्ट 38 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन, ही वॉज बॉर्न ब्लैंक 5th November। क्या दे दिया हमको, हमने दिया है भाई डेट, एग्जैक्ट डेट दी है कि व्हेन ही वॉज बॉर्न, ही वॉज बॉर्न 5th November। यानी हमको पता है कि जब हम बात कर रहे थे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की, अगर हमको एग्जैक्टली डेट दे दी है तो हम किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन ऑन को, यानी इज देन ही वॉज बॉर्न, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते भाई ऑप्शंस क्या है। ही वॉज बॉर्न इन 5th November, 5 नवंबर में पैदा हुआ था, नहीं बैठ रहा फिट। ही वॉज बॉर्न ऑन 5th November, यस, ऑन तो हमारा ऑलरेडी ऑप्शन, हमें पता है कि ऑन आएगा। ही वॉज बॉर्न बाय 5th November, 5th November के द्वारा ही वॉज बॉर्न, विच इज रॉन्ग, राइट? ही वॉज बॉर्न एट 5th November। अब 5th November कोई हॉस्पिटल का नाम तो है नहीं कि हम बोल दें हाँ भाई ये सही है, तो एट भी क्या हो गया, रॉन्ग। व्हाट इज द मोस्ट करेक्ट फिट, ऑन। ही वॉज बॉर्न ऑन 5th November। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट 39th क्वेश्चन। द मंकी फॉल ब्लैंक द ट्री। मंकी जो है, बंदर जो है वो ट्री से गिर गया, राइट? फॉल की बात हो रही है। अब जब हम बात करते हैं ट्री से कोई चीज गिर रही है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, द मंकी फॉल फ्रॉम द ट्री। हाँ, बोल सकते हैं कि पेड़ से गिरा है। द मंकी फॉल ऑन द ट्री, अब ऑन कैसे होगा भाई, मंकी जो है पेड़ पे गिर गया, ऐसा सुना होता है कि आसमान से गिर रहे हैं, राइट? तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर द मंकी फॉल फ्रॉम द ट्री, 2 बार आ गया है फ्रॉम, इसे फॉर लिख लीजिए।
फॉर द ट्री, ये भी गलत हो जाएगा कि पेड़ के लिए मंकी जो है वो गिरा, तो ये भी हो गया रॉन्ग ऑप्शन। फिर द मंकी फॉल ऑफ द ट्री, हाँ भाई ऑफ के बारे में हमने पढ़ा भी था कि जब हम ऐसे डायरेक्शन में बात करते हैं ना किसी चीज से जो है कुछ गिर रहा है, जैसे हमने बात भी की थी मंकी की, लिख लीजिए यहाँ कि द स्क्विरल फॉल, राइट। तो जब हम यहाँ पर बात करें कि किस तरीके से गिरे, व्हाट वाज द डायरेक्शन, तो हम यूज करते हैं ऑफ का। यानी यहाँ फ्रॉम और ऑफ में से व्हाट इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन है ऑफ, क्योंकि कंप्लीट डायरेक्शन पता चल रहा है कि द मंकी फॉल ऑफ द ट्री। क्लियर, और ऑफ नहीं होता तो फ्रॉम भी हमारा सही ऑप्शन होता। डन, तो ये हो गया फॉल ऑफ द ट्री। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 39th के बाद है भाई 40th क्वेश्चन। वी फ्लू ब्लैंक द क्लाउड्स ब्लैंक अ प्लेन। अब हमें दो ऑप्शंस दिए हैं, क्या कि वी फ्लू हम भैया उड़े, ब्लैंक द क्लाउड्स फिर क्लाउड्स की बात हो रही है, फिर है ब्लैंक अ प्लेन फिर हमारे एयरप्लेन की बात हो रही है। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिया है। We flew above the clouds in a plane, यानी यहाँ बात हो रही है किसकी कि above the clouds, ये जो clouds हैं इनके ऊपर हमने जो है फ्लू किया और हम प्लेन के अंदर बैठे थे। ठीक है, राइट। We flew below the clouds in a plane, क्लाउड्स के नीचे तो फ्लू करते नहीं, हम कहाँ उड़ते हैं, हम तो भैया ऊपर ही उड़ते हैं, क्लाउड्स के ऊपर तभी तो प्लेन में जाते हो, तो ये क्या हो गया रॉन्ग। फिर we flew behind the clouds, बादल के पीछे हम उड़ रहे थे, ऐसा होता है क्या, नहीं भाई कि एक स्पेसिफिक जगह वहीं पे क्लाउड्स हैं उसके पीछे उड़ रहे हो, नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर है वी फ्लू विथ द क्लाउड्स, यानी हम जो है क्लाउड्स के साथ उड़ रहे थे, तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ही कि वी फ्लू अबव द क्लाउड्स, हम जो है क्लाउड्स के ऊपर फ्लू कर रहे थे, उड़ रहे थे, और उसके बाद हम कहाँ थे, इन अ प्लेन, क्योंकि प्लेन में आप खड़े होकर चल वल सकते हो, तो वॉल्यूम की तरह कंसिडर कर रहे हो, तो हम यहाँ पर इन का यूज करते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन क्या हो गया ए, दैट इज वी फ्लू अबव द क्लाउड्स इन अ प्लेन। डन, तो इस तरीके से वी एंड विथ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द MCQs रिलेटेड टू प्रेपोजिशंस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो कि होगी एरर स्पॉटिंग, यानी कि हमें दिए होंगे कुछ सेंटेंसेस एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि भाई कोई प्रेपोजिशन रिलेटेड एरर है क्या इन द गिवन सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।